नमस्कार, जय हिंद। एक और वीडियो आपके लिए। वीडियो थोड़ा अलग है एडमिशन से लेकर। ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों को पूरा देखना होगा जो किसी भी विश्वविद्यालय से भारत के स्टेट हो या सेंट्रल हो या प्राइवेट हो या डीम्ड विश्वविद्यालय से एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं या सबमिट करने वाले हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। वीडियो कॉमन है, हिंदी में होगा, 10 से 15 मिनट हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो किस विषय पर है आपको पता लग गया है, लेकिन आपको मालूम क्या चलेगा इस वीडियो में, उसको पहले संकेतात्मक रूप से समझ लीजिए। उसके बाद आपको लगता है वीडियो पूरा देखना चाहिए तो उसको आप देखिएगा। पीएचडी हो या एमफिल हो, उसको जब हम सबमिट करते हैं किसी भी विश्वविद्यालय के अपने विभाग में, तो उसको सबमिट करने की यानी कि अंतिम रूप में जमा करने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पीएचडी सबमिट करने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र, कौन कौन से घोषणा पत्र, कौन कौन से लेटर और किस किस प्रकार की कार्यवाही आपको करनी होती है पीएचडी हो या एमफिल हो सबमिट करने के लिए, उसकी भी आपसे बात करूंगा। साहित्यिक चोरी यानी कि प्लेगरिज्म के कितने परसेंटेज के नियम आपकी पीएचडी या एमफिल को वैलिड या वैधता का प्रमाण पत्र देते हैं उसकी बात करूंगा। और अपनी एमफिल या पीएचडी की जांच आप विश्वविद्यालय में कहां और कैसे और कब तक और कितने दिन पहले तक करवा सकते हैं उसकी भी आपसे बातचीत करूंगा। कि आप पीएचडी के अलावा या एमफिल के थीसिस डिसर्टेशन के अलावा कुछ और भी साथ में जमा करना होता है या नहीं, उसकी भी बात करूंगा। और यदि जमा करना होता है तो कब तक जमा करना होता है और क्या क्या चीज़ें जमा करनी होती हैं एमफिल और पीएचडी की डिसर्टेशन और थीसिस के साथ में, उसकी भी बात करूंगा। 2 मिनट के इस इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको लगता है तो वीडियो को देखिएगा। 6 मैं आपको फॉर्म के लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ के लिंक हैं, उसको आप कॉपी करके रख लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम हटा दीजिएगा, बाकी फॉर्मेट लगभग सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ों की बात करते हैं और ये मैं पीडीएफ के लिंक भी आपको दे दूंगा जहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहला आपको ये समझ लीजिए कि पीएचडी एमफिल को सबमिट करने से पहले किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, उसमें क्या और कैसे फिलअप करना है उसकी बात मैं आपसे आगे करूंगा। स्टूडेंट अप्रूवल फॉर्म पहला डॉक्यूमेंट आपको लगता है। स्टूडेंट अप्रूवल फॉर्म जिसके अंदर एग्रीमेंट अटैच होता है। स्टूडेंट अप्रूवल फॉर्म पहला और प्लस उसमें एग्रीमेंट अटैच होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2 से 3 पेज का ये होएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। एमफिल और पीएचडी की डिसर्टेशन हो या थीसिस हो, उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उसको आप सुन लीजिए। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंट सेल्फ पब्लिश वर्क, पहला सर्टिफिकेट का नाम ये है। ठीक है, दूसरा है प्लेगरिज्म वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो आपने प्लेगरिज्म करवाया है उसकी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, डेटा के साथ में एक डॉक्यूमेंट ये लगेगा आपका। सुपरवाइजर एक्सीलेंट रिपोर्ट यानी कि सुपरवाइजर भी आपकी रिसर्च से कितना सहमत है असहमत है, उसकी भी एक अनुमति पत्र कह लीजिए या प्रमाण पत्र कह लीजिए, वे आपको लगाना है। और उसके अलावा रिवाइज्ड, यदि आपने जो साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म की रिपोर्ट करवाई है, जांच करवाई है, उसमें यदि आपकी रिसर्च पकड़ी जाती है, जो क्राइटेरिया रखा गया है यूजीसी के द्वारा अगस्त 2018 के नॉर्म्स में जो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं प्लेगरिज्म को जांचने की, उसमें से यदि पहली श्रेणी को छोड़ दिया जाए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से किसी भी आपकी श्रेणी में रिसर्च या डिजिटेशन आती है, तब आपको दोबारा से अपनी रिसर्च को प्लेगरिज्म करवाना होगा। तो उसी को बोलते हैं रिवाइज्ड प्लेगरिज्म वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आपको वो भी लगानी होगी, उसका भी मैं आपको फॉर्मेट समझा दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, चाहे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हों, छात्राएं हों, शोधार्थी हों, आप चाहे एमफिल के हों या विद्यार्थी के हों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ और ज़रूरी चीज़ें एक एक करके हम करते हैं। स्टूडेंट अप्रूवल फॉर्म, इसमें आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने रिसर्च लिखी है यानी कि आपका नाम जिसने रिसर्च लिखी है वो भरिएगा। डिग्री कौन सी है, एमफिल है पीएचडी है, उसको लिखिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, अपने गाइड का नाम लिखिएगा, अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा और अपना डिपार्टमेंट लिखिएगा।
आपका नाम, डिपार्टमेंट का नाम, टॉपिक का नाम, गाइड का नाम, आपके थीसिस का नाम और कब आपकी अवार्ड हुई है। मान लीजिए 2018 से 20 में आपने एमफिल जमा करी, लेकिन वाइवा या आपका जो इंटरव्यू है, वेरिफिकेशन है डिजिटेशन का, वह 21 में कंप्लीट हुआ है। तो आपकी जो डिजिटेशन मानी जाएगी, पासिंग ईयर माना जाएगा, अवार्ड माना जाएगा, वह 2021 माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह आपको स्टूडेंट अप्रूवल फॉर्म में भरना है और इसी के साथ में एक एग्रीमेंट भी अटैच है। उस एग्रीमेंट में क्या करना है, उस एग्रीमेंट में आपको लिखना है कि आपने यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना बीए किया है, एमए किया है, उसकी जानकारी आपको इस एग्रीमेंट में देनी होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अपनी बिब्लियोग्राफी का डिटेल आपको देना होगा, बिब्लियोग्राफी और सनॉप्सिस का भी डिटेल आपको देना होगा। साथ ही साथ में अपनी शोध कार्य में आपने किसी प्रकार की कोई चार्ट का, किसी टेबल का आपने यूज़ किया है, वह कितनी संख्या में है, वह आपको लिख कर देना है। और अंत में आपको अपने सुपरवाइजर के साइन करवाने हैं और आपको अपने भी साइन करने हैं। और सुपरवाइजर का साइन जब करवाएंगे, यदि वह किसी डिपार्टमेंट से हैं, तो उस डिपार्टमेंट का हेड, उस डिपार्टमेंट की स्टैंप लगाना बेहद ज़रूरी है, 100%। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स के। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी कुछ नियम कानून होते हैं रिसर्च को जमा करने के, वह मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके पास यदि ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इनको भर दिए, अटैच कर दिए, जमा कर दीजिए, हो सकता है उसके बावजूद भी आपकी रिसर्च या डिजिटेशन कैंसिल हो जाए। कारण क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा कि यदि आप उसको गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी जमा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लेगरिज्म की रिपोर्ट हो या डिजिटेशन की रिपोर्ट हो, वाइवा की रिपोर्ट हो, सबमिशन की रिपोर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि कुछ नियम कानूनों का आप पालन करेंगे सही तरीके से। कौन कौन से नियम कानून है मैं आपको आगे बताऊंगा। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एमफिल पीएचडी के लिए जुलाई 2018 में निर्धारित किए हैं, वह लेटेस्ट चल रहा है, उसके बाद का कोई नहीं आया है अभी तक, उसकी भी आपसे बात करूंगा, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंट एंड सेल्फ पब्लिश वर्क, यानी कि ये सर्टिफिकेट का डेमो भी मैं आपको प्रिंट दे दूंगा और आपको अपने डिपार्टमेंट से भी मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं। इस डॉक्यूमेंट में क्या भरना है, इसमें इसका हेडिंग समझिए, एक्सक्लूसिव सेल्फ पब्लिश्ड वर्क, यानी कि पीएचडी हो या आपकी एमफिल हो, इसको करते दौरान आपने क्या कोई किसी पुस्तक के लिए, किसी मैगजीन के लिए, किसी एडिटेड पुस्तक के लिए कोई पेपर, कोई परपत्र, आलेख, लेख लिखा है या छपवाया है, यदि है उसकी जानकारी आपको इस डॉक्यूमेंट, इस सर्टिफिकेट में देनी है। फिर से सुन लीजिए, आपको कोई लेख पब्लिश करवाया है, उसकी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसी के अंतर्गत आपको ये भी देना है कि आपका रिसर्च कितने चैप्टरों में पब्लिश हुआ है, इस बात का भी, यानी कि आपके 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, खाली चैप्टर की संख्या लिखनी है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डेट डाल दीजिएगा जिस दिन आप सबमिट करेंगे, सुपरवाइजर के साइन होंगे और आपके भी साइन होंगे। एक और डॉक्यूमेंट्स हैं प्लेगरिज्म वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा टेक्निकली विषय है। आपकी एमफिल और पीएचडी का आप लिख दीजिए, डिजिट इसमें कॉलम में लिख दीजिएगा और या उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपने जो एमफिल या पीएचडी लिखी है वह कितने पेजेस में लिखी है, कितने पेजेस में लिखी है, और पेजेस में कौन कौन से पेज काउंट नहीं होंगे उसको सुन लीजिए। जहां से आपका इंडेक्स चालू होगा, विषय अनुक्रमणिका बोलते हैं, वहां से 2 पेज पहले जाइएगा, जो आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, और एक आप लिखते हैं, आप अपनी रिसर्च को, एडिटेशन को किसी को डेडिकेट करते हैं, किसी को समर्पित करते हैं। मान लीजिए आपने अपने माता पिता को समर्पित की है, अपने गुरुजनों को समर्पित की है, अपने विश्वविद्यालय को या अपने फ्रेंड सर्कल में, तो 1 से 1.5 पेज का आप वही लिखेंगे उसके बारे में। और उसके अलावा अपने रिसर्च की आप एक प्रस्तावना लिखेंगे, एक भूमिका भी लिखेंगे, या अपनी रिसर्च के बारे में ही आप क्या सोचते हैं उसको भी आप लिखेंगे। तो उनसे आपकी पेज नंबर शुरू होते हैं आपकी रिसर्च के या डिजिटेशन के। और जहां आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची अंत होगी, समाप्त होगी, यानी कि प्रस्तावना से लेकर संदर्भ ग्रंथ सूची तक आपके पेज काउंट हो गए, चाहे 150 पेज हो या 200 पेज हो। यदि आपने रिसर्च एक साइड करके लिखी है पेपर के, मान लीजिए ऐसे पेज होता है, आपने यहाँ लिखी है, पीछे खाली छोड़ दिया है, तो जिस पेज पे आपने लिखा है वही पेज काउंट होगा। मान लीजिए आपने इस पे लिखा है, पीछे नहीं लिखा है, तो आपका ये एक पेज माना जाएगा। फिर आपने दूसरे पेज के एक साइड लिखा है, यदि आपने पेज के दोनों साइड लिखा है, आगे भी पीछे भी, तो वह 2 पेज काउंट होगा। यदि एक पेज में लिखा है, साइड लिखा है, तो 1 पेज काउंट होगा। तो ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं आपको वो लिखने होंगे, जो आपकी प्लेगरिज्म की रिपोर्ट आएगी। और ये आप नहीं लिखेंगे, जो आपकी प्लेगरिज्म की जांच करेगा वह इसको लिख कर देगा। और जांच कैसे करेगा, कौन करेगा, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
आप इसी के अंतर्गत आपको लिखा हुआ आएगा रिसर्च स्कॉलर, आपका नाम लिखा हुआ आएगा। ये रिपोर्ट बनी बनाई आपको मिलेगी, जहां से आप अपनी प्लेगरिज्म की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, जांच करवाएंगे, और उसके अंदर जो फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है कि लिखा है कि नहीं लिखा है। आपके डिजिटेशन थीसिस का नाम सही लिखा होना चाहिए, कितने पेज हैं आपकी रिसर्च डिजिटेशन में, वह नंबर ऑफ पेज काउंट कर लीजिएगा, सही होने चाहिए। आपका नाम सही लिखा है या नहीं उसको देख लीजिएगा। आपने कि जो शिक्षक हैं, वे असिस्टेंट हैं या एसोसिएट हैं या प्रोफेसर हैं, उसके बारे में सही से लिखा गया है या कि नहीं लिखा गया है। आप किस डिपार्टमेंट या सेंटर से कर रहे हैं डिग्री, उसको चेक कर लीजिएगा, और किस फैकल्टी या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा भी इसी सॉफ्टवेयर वाले एप्लीकेशन प्लेगरिज्म में नीचे 3-4 चीज़ें और आएंगी। पहली चीज़ कि आपने जो अपनी डिजिटेशन प्लेगरिज्म करवाई है, सेल्फ साहित्यिक चोरी से बचने के लिए उसकी जो जांच करवाई है, उसको जांचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया। सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए प्लेगरिज्म की रिपोर्ट में, चाहे एमफिल की रिपोर्ट हो या पीएचडी की रिपोर्ट हो, सॉफ्टवेयर का नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं प्लेगरिज्म के। यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक यूनिवर्सिटियों के सॉफ्टवेयर एक होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। एमओवी यदि है उन 2 यूनिवर्सिटियों का बीच में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो ही हो सकता है 2 यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर एक ही हों, मैच करते हों, इसलिए सॉफ्टवेयर का नाम लिखना ज़रूरी है। किस तारीख को आपने अपनी रिपोर्ट प्राप्त की है, वह डेट सही है या नहीं उसको चेक कर लीजिएगा। इसी सेल्फ प्लेगरिज्म की रिपोर्ट में ही आपको मिला होगा सिमिलरिटी इंडेक्स, यानी कि ये ही सबसे मेन चीज़ है, सिमिलरिटी इंडेक्स। इसको समझ लीजिए। जो मैंने 4 श्रेणियां बताई हैं यूजीसी ने, कि यदि इन 4 श्रेणियों में आपकी रिसर्च आ जाती है नंबर ऑफ परसेंटेज में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्या क्या कार्रवाई होगी। जैसे कि 10% या उससे कम का डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरी श्रेणी है 10 से लेकर 40% के बीच में। तीसरी श्रेणी है 40 से लेकर 60% के बीच में, और चौथी श्रेणी है 60 से ऊपर की परसेंटेज में। 60 से ऊपर आती है तो आपकी डिजिटेशन कैंसिल हो जाएगी। बाकी पर क्या कार्रवाई, क्या दंड, क्या पनिश मिलेगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। इन चारों में से किस श्रेणी में आपकी रिपोर्ट आएगी, तो उसको आपको यहाँ लिखना होगा सिमिलरिटी इंडेक्स में, कि आपकी डिजिटेशन में कितना नंबर ऑफ परसेंटेज कॉपी पेस्ट हुआ है। 15%, 20%, 40%, वह खाली यहाँ परसेंटेज लिखा जाएगा। उसके बाद एक और चीज आएगी, टोटल वर्ड काउंट, यानी कि आपकी रिसर्च या डिजिटल थीसिस में कितने शब्द लिखे गए हैं आपके द्वारा। 2 लाख हैं, 10 लाख है, 10 लाख तो बहुत हो गया, 2 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 3 लाख हैं, कितने शब्द हैं उसके अंतर्गत, ये काउंट संख्या भी उसी रिपोर्ट में लिखी होगी। इन चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। ये रिपोर्ट में मैंने इसीलिए समय लिया क्योंकि मेन रिपोर्ट यही है। इसके बिना डिजिटेशन हो, थीसिस हो, जमा नहीं हो सकती। बाकी डॉक्यूमेंट्स यदि ना भी हो या देरी से आप लगाएं तो जमा हो सकती, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी डिजिटेशन हो या थीसिस हो, जमा नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, सुपरवाइजर एक्सीलेंट रिपोर्ट। अब देखिए, जब हम रिसर्च करते हैं या डिजिटेशन करते हैं, हमारे सुपरवाइजर से या रिसर्च से या परामर्शदाता से, हमारे निदेशक से, जो हमारे इसके अंदर काम कर रहे हैं, उससे हमारे संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, औसत या एवरेज भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप उनसे वेरीफाई करवाने के लिए जाते हैं, तब आप सब चीज़ों को भूल जाइए। क्या आपके साथ हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उन्होंने क्या किया, उसको भूल जाइए। क्योंकि यदि आपके सुपरवाइजर ने रिपोर्ट्स को वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई का मतलब जो भी आपकी दस्तावेज लगाएंगे ना, 5-6 डॉक्यूमेंट, इन सभी को वेरीफाई करने के बाद ही आपके सुपरवाइजर आपको सुपरवाइजर एक्सीलेंट रिपोर्ट को वेरीफाई करके देंगे। और यदि सुपरवाइजर ने एक्सीलेंट रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं किया, साइन नहीं किया, आपकी डिजिटेशन सबमिट नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, उसको समझ लीजिएगा और बता दीजिएगा। एक और डॉक्यूमेंट है, रिवाइज पैरेललिज्म वेरिफिकेशन रिपोर्ट। जो मैंने 4 श्रेणियां आपको बताई थी, दंड प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा आपको। दंड प्रक्रिया क्या हो सकती है रिसर्चर पे और रिसर्चर करने वाले सुपरवाइजर पे, क्योंकि जो प्लेगरिज्म के नए नियम आए हैं, खासकर जब से वर्ड प्लेगरिज्म और सेल्फ प्लेगरिज्म जब से आया है ना, वर्ड टू वर्ड अब जांच होती है,
ये 2020 में आया है, 19-20 में आया है, उसके विषय में एक वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा चैनल पर जाके, लिंक मैं नीचे दे दूंगा कि क्या होता है सेल्फ प्लेगरिज्म और क्या होता है वर्ड टू वर्ड काउंट प्लेगरिज्म के बारे में बनाया है, उसको देख लीजिएगा। तो यही एक रिपोर्ट है रिवाइज प्लेगरिज्म कि मान लीजिए आपने पहले अपनी रिसर्च की जांच करवाई है, उसमें आपका डेटा 30% या 40% कॉपी पेस्ट पाया जाता है, तब आपको यूनिवर्सिटी आपका डिपार्टमेंट कहेगा कि आपको 3 महीने 4 महीने 1 महीना समय मिलता है, इसको सुधार करके लाइए, ठीक करके लाइए। जब आप ठीक करके लाएंगे फिर आप जांच कमेटी में उसी प्रक्रिया में गुजरेंगे सेल्फ प्लेगरिज्म की, आपकी जांच होगी, देखी जाएगी कितनी है। उस सेकेंड टाइम वाले में भी यदि आपकी जो जांच है, जैसे कि मान लीजिए पहले आपका आया था 34% कॉपी पेस्ट, उसके बाद यदि आपका 34 से 1% भी ऊपर आ जाता है ना, 34.01% यदि आ जाता है, तो आपकी डिजिटेशन समझ लीजिए कैंसिल हो जाएगी, सबमिट नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। क्योंकि आप जब सेकंड टाइम करवाएंगे उसकी जांच तो 34 नहीं बल्कि 33.99% भी आती है, और यदि वह उस मापदंड में खरी उतरती है तो ही जमा होगी। लेकिन अगर 1.0% भी ज़्यादा आ जाती है आपकी जांच कमेटी में प्लेगरिज्म की दोबारा, तो आपकी डिजिटेशन जमा नहीं होगी, चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें बस पुराने वाली जो पहली रिपोर्ट है उसका डेट और नंबर रहता है वो भरा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। सॉफ्टवेयर का नाम, सिमिलरिटी इंडेक्स, टोटल वर्ड काउंट, डेट, सॉफ्टवेयर का नाम, सुपरवाइजर, टीचर और आपकी टॉपिक और पेज काउंट सब सेम रहेगा। बस पूरा पूर्व की जो रिपोर्ट है उसका एक नंबर मिलता है आपको, जैसे कि जब आपने कभी आपने आरटीआई फाइल किया होगा, आपने मान लो पहला आरटीआई फाइल किया, जब आप मिला या नहीं मिला तो आप जब दूसरा आरटीआई फाइल करते हैं तो दूसरे आरटीआई में पहले आरटीआई का जो नंबर मिलता है उसको फिलअप करना होता है। उसी प्रकार जब आप सेकंड टाइम प्लेगरिज्म की रिपोर्ट का जांच करवाएंगे तो आपको पहली वाली प्लेगरिज्म की रिपोर्ट का नंबर डालना होगा, 9 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेल्फ प्लेगरिज्म की रिपोर्ट और सेल्फ प्लेगरिज्म की रिपोर्ट जिसे रिवाइज बोलते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स आपके ये लगेंगे, और उसके अलावा सुपरवाइजर का एक्सीलेंट सर्टिफिकेट का प्रूफ लगेगा आपको, कितना रिसर्च वर्क आपने करा है, पब्लिश हुआ है उसके बारे में, और स्टूडेंट अप्रूवल फॉर्म वो लगेगा, प्लस एग्रीमेंट। अब कुछ नियम कानून समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट कैसे जांची जाती है, कहाँ जांची जाती है, किसके माध्यम से जांची जाती है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हों, लड़का या लड़की, थर्ड जेंडर, मैं विद्यार्थी बोलूंगा तो उसमें लड़का लड़की दोनों आ जाएंगे, ऐसा मत समझिएगा कि मैं लड़के की बात कर रहा हूँ लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे सेंट्रल के विद्यार्थी हों या स्टेट के हों या डीम्ड के हों या प्राइवेट के हों, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, ये 4 विश्वविद्यालय चलते हैं भारत में इस प्रकार के, जहाँ पीएचडी एमफिल कराई जाती है। कहीं के भी हों, हर किसी यूनिवर्सिटी में एक कैंपस होता है, और कैंपस के अलावा एक सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। एक कैंपस होता है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी होती है। तो आप अपनी डिजिटेशन या थीसिस को मान लीजिए कि अगले महीने की 10 तारीख को या 20 तारीख को जमा करने वाले हैं, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट से डेट दी जाती है, आप जमा कर देंगे। तो जो आपको डेट दी जाएगी उससे कम 7 दिन या 14 दिन पहले, अगर मान लीजिए आपको 20 से अगला महीना जैसे कि जून का आने वाला है, आपको 20 जून को जमा करनी है, तो आपको अपनी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से, अपनी डिजिटेशन थीसिस ईमेल के माध्यम से या बाय पोस्ट के माध्यम से, वैसे तो ऑनलाइन ही चल रहा है, कोविड दौर चल रहा है, लॉकडाउन भी है तो ऑनलाइन ही मांगा जाएगा, तो लगभग 7 या 10 दिन पहले आप जहां से भी कर रही हैं या कर रहे हैं एमफिल या पीएचडी, वहां के सेंट्रल लाइब्रेरी में भेजनी होगी आपको। फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए, 7 या 14 दिन पहले आपसे मांगी जाएगी आपकी एमफिल या पीएचडी की एक कॉपी, और जो ऑनलाइन मांगी जाएगी वह भी समझ लीजिए पीडीएफ कॉपी मांगी जाएगी। एमएस वर्ड में मत भेजिएगा, अगर मांगी भी जाए तो भी मत भेजिएगा, कोई नियम कानून में नहीं लिखा है। अगर आपसे फोर्स देकर कहते हैं कि पीडीएफ कॉपी और एमएस वर्ड कॉपी दोनों भेजिए, तो ये आपका रिस्क है, क्योंकि एमएस वर्ड कॉपी पेस्ट हो जाता है, पीडीएफ में कोई एडिटिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बात का समझ लीजिए कि जब आप उनको सेंड करेंगे, किस डेट किस टाइम पे किया है, उसका रिसीविंग आपको मिलेगा ईमेल के माध्यम से, उसको संभाल के रखिएगा जब तक आपकी रिसर्च अवार्ड नहीं हो जाती है। कब तक? जब तक आपकी एमफिल या पीएचडी अवार्ड नहीं हो जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक उस प्लेगरिज्म की रिपोर्ट को संभाल के रखिएगा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं। और ये वीडियो मैं किसी शौक से नहीं बना रहा हूं। जब बच्चों के कॉल या मेल आते हैं ना और कहते हैं कि सर 4 साल के बाद पता लगा कि हमने 4 साल पहले कहीं अपना पीएचडी जमा किया था,
अब घर पे एक लेटर आता है कि आपका पीएचडी कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, कारण कि आपकी रिसर्च में साहित्यिक चोरी का जो परसेंटेज है ज़्यादा पाया गया है। और जब ये मेल आता है कर्नाटक की उस बच्ची का कि सर एमफिल करते करते 3 वर्ष हो गया है, जमा करे हुए 1 वर्ष हो गया, हमारा अभी तक वाइवा नहीं हुआ है, तब इस तरह के विषय पर मुझे वीडियो बनाना मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों से मैं भी जुड़ा हूँ, हो सकता है यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी, कोई शिक्षक, कोई शोधार्थी या कोई सुपरवाइजर भी इस वीडियो को देख रहा हो। अच्छा उनको भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं अच्छा या बुरा बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो सच है यूनिवर्सिटी के अंदर का, मैं केवल वह बता रहा हूँ जो यूजीसी और भारत सरकार ने तय किए हैं नियम कानून के आधार पर। सभी के लिंक आप भी चाहते हैं तो ईमेल भेज दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा डॉक्यूमेंट। सार्वजनिक तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़े कानूनी बाध्यताएं हैं। चलते हैं पुनः, कब भेजनी है ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ भेजनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब और चीज़ समझ लीजिए, जब आप अपनी डेडिटेशन भेजेंगे उसको आपको कई भागों में बांटना होगा, कई पार्ट्स में उसको आपको डिवाइड करना होगा। जैसे कि आपने मान लीजिए 5 चैप्टर बनाए हैं, तो हर चैप्टर का अलग अलग पीडीएफ बनाइएगा। 5 चैप्टर है तो 5 पीडीएफ बनेंगे। पहली चीज, आप उसमें अपना सिनॉप्सिस भी लगाइएगा पीडीएफ करके। दूसरी चीज, 5 चैप्टर अलग अलग हो गए, एक सिनॉप्सिस का 6 पीडीएफ हो गए। 7वां पीडीएफ बनेगा आपकी रिसर्च का जो भी कंक्लूजन, जिसे उपसंहार बोलते हैं, एक पीडीएफ उसका बनाइएगा। 6 हो गए। एक पीडीएफ बनेगा आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसे बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, उसका भी एक पीडीएफ बनाइएगा। गिनते रहिए कितने हो गए, ठीक है। आपकी जो भी भूमिका या इंट्रोडक्शन है उसका एक पीडीएफ बनाइएगा। आपकी जो भी विषय सूची या चैप्टराइजेशन है उसका एक पीडीएफ बनाइएगा। आपका जो भी फ्रंट पेज है उसका एक पीडीएफ बनाइएगा। फ्रंट पेज कलर रखिए, ब्लैक एंड व्हाइट रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों स्वीकार किए जाते हैं। और एक बेसिक चीज, आपको डिजिटेशन या थीसिस एक विशेष फॉन्ट में लिखनी होती है। वो फॉन्ट क्या है वह आपको आपकी यूनिवर्सिटी या आपका डिपार्टमेंट बताएगा। दोस्तों के कहने पर, टीचर्स के कहने पर फॉन्ट का निर्धारण मत कीजिएगा। अपने विभाग, अपनी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट का डिजिटेशन किस फॉन्ट में मांगा जाता है। कई जगह चाणक्य चलता है तो कई जगह वॉकमैन चलता है, कई जगह कीर्तिदेव 16 चलता है, कहीं कीर्तिदेव 10 चलता है, कहीं कोकिला चलता है तो कहीं मंगल चलता है, कि चाणक्य 130 चलता है, कहीं चाणक्य 90 चलता है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आपकी डिजिटेशन थीसिस किस फॉन्ट में है उसका ध्यान रखिएगा। वर्ड साइज कितना मांगा गया है उसका भी ध्यान रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, चैप्टराइजेशन हो, बिब्लियोग्राफी हो, और रेफरेंसेस सूची हो, आपकी प्रस्तावना हो, चैप्टराइजेशन हो, फ्रंट पे जो सभी को पीडीएफ अलग अलग कॉपी बनाइएगा और ईमेल से आपको भेज देनी है, ठीक है। ये आपको लगाने हैं। और इस सब के अलावा आपको जो भी मैंने 6-7 डॉक्यूमेंट बताए उन सबको भर के, स्कैन करके, पीडीएफ कॉपी बना के उसको भी आपको भेजना होगा इसी रिसर्च के साथ में अटैच करके एक ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी? आप जब अपना काम पूरा कर लेंगे ना एमफिल या पीएचडी का, तो अपने डिपार्टमेंट में एक लेटर दीजिएगा कि मेरा शोध कार्य पूरा हो चुका है, मैं अपने लघु शोध प्रबंध को एमफिल या फिर शोध प्रबंध जिसे पीएचडी बोलते हैं उसको जमा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तब आपको वहाँ से एक डेट मिलेगी, टाइम मिलेगी, और एक वहाँ से लेटर मिलेगा आपको, परमिशन लेटर। उस लेटर की फोटोकॉपी या स्कैन करके आपको वहाँ भेजनी है। जैसे कि मैंने बताया ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, वहाँ भेजनी है कि हम अपनी रिसर्च को सबमिट करना चाहते हैं। उससे पूर्व की जो प्रक्रिया है जिसमें सेल्फ प्लेजरिज्म आता है, हम उसकी आपसे अनुमति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप उसको करें। जब वहाँ से आपको अनुमति मिल जाएगी लेटर आने के बाद में, तब आप अपनी ईमेल रिसर्च को ईमेल के माध्यम से वहाँ भेजिएगा 7 दिन या फिर 14 दिन पहले। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो भर लिए हैं, उन सब की लगभग 3 से 5-5 कॉपी करवाइएगा। 3 से 5-5 कॉपी करवाइएगा और कलर करवाइएगा। उन सभी का एक सेट बनाइएगा। और आपकी डिजिटेशन या थीसिस की यदि 5 कॉपी जमा होनी है या 3 कॉपी जमा होनी है या 10 कॉपी जमा होनी है, जितनी भी कॉपी जमा होनी है, सभी के अंदर उस सेट को आपको लगाना है, बाइंड करना है, बाइंड करिए, पंच करना है, पंच करिए, लेकिन निकलना नहीं चाहिए। कई लोग बाइंडिंग करवाते हैं रिसर्च को, कई लोग स्पाइरल करवाते हैं, कई लोग ऐसी सिलवा के कॉपी पेस्ट करके जमा कर देते हैं, वो आप तय करना है, ठीक है। और जितनी कॉपी मांगी गई, चाहे 1 कॉपी मांगी, एक तो ऐसे नहीं मांगी, कम से कम 3, 5, 7, 10 मांगी जाती हैं। और हाँ, सीडी भी मांगी जाती है। इन सब का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब आपने पीएचडी या एमफिल में लिया था एडमिशन, उस एडमिशन की जो फर्स्ट सेमेस्टर कह लीजिए, फर्स्ट ईयर की स्लिप कह लीजिए,
फीस स्लिप लगेगी इसके अंदर, आपका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा और आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा, आपका एक फ़ोटो लगेगा और आपका लेटर साइन लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे जब आपकी रिसर्च जमा होगी आपके अपने डिपार्टमेंट में। और जब रिसर्च जमा करेंगे वहाँ पर भी डिपार्टमेंट में एक रजिस्टर होता है या ऑनलाइन होगा, तो वहाँ से एक रिसीविंग मिलेंगी, उसको भी रिसीव ध्यान से ले लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है आप डिपार्टमेंट में गए, आपने रिसर्च जमा कर दी, सामने वाले ने यस बोल दिया, हो गई, मत आइएगा। ये डिजिटेशन है, रिसर्च है, आपने अपने जीवन के 2 से 5 7 साल इस पे लगाए हैं। वहाँ अगर 2 मिनट चूक जाएंगे तो साल आपका बर्बाद हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस लंबे चौड़े वीडियो को देखा आपने, वैसे तो मैंने 10-15 मिनट का बोला था लेकिन 25 मिनट प्लस हो गया, लेकिन क्या करें, विषय जब गंभीर होता है और जब किसी की जान पर आती है तो थोड़ा सीरियस भी होना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए उन सब का मैं PDF आपको लिंक दे दूंगा, और जो भी मैंने बकवास करी, जो भी नियम बताए, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा अगर परमिशन मिलती है। वैसे परमिशन नहीं है लेकिन फिर भी ईमेल से भेज सकता हूं, मैं लिंक को सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, कुछ नियम कानून है, लिंक को मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। इसीलिए प्लेगरिज्म की रिपोर्ट का लिंक मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन किसी को फिर भी चाहिए तो ईमेल भेज दीजिएगा, मैं आपको ईमेल से भेज दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे नहीं पता, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस, चाहे एमफिल के हों या PhD के हों। और कोई नया अपडेट आता है किसी विश्वविद्यालय का, यदि मेरे पास जानकारी आती है तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कल कोई न्यूज़ आई है ना किसी भी सूचना को लेकर, तो उम्मीद मत करिए कि वह उसका वीडियो आपको कल ही चाहिए, अगले दिन चाहिए। जल्दी लेने से अच्छा है 2 दिन के बाद सूचनाएं प्राप्त करें आप, लेकिन सही प्राप्त करें, तार्किक प्राप्त करें। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कोई भी आपका रिसोर्स हो सूचनाओं को देने वाला, 2 दिन के बाद लीजिए, देर से मिलेगी, लेकिन तार्किक लीजिए, लॉजिकल लीजिए और फैक्चुअल लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। अपने सवाल, अपनी कोई जिज्ञासा, कोई उलझन, कोई आपत्ति, कोई आलोचना यदि आपके पास है मेरे लिए, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वीडियो को लाइक, डिसलाइक और कमेंट अपनी सुविधा, समझ और विवेक के अनुसार कीजिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पुस्तक के पास रहिए, परिवार के पास रहिए और देश के लिए जो हो सकता है वह करिए। जय हिंद।